देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कि निवास स्थान के आधार पर कर भार, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, कहता है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी कर भार किसके आधार पर? निवास स्थान के आधार पर कर भार हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है? तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स की जब आप बात करते हैं तो किसी का भी कर भार, टैक्स लायबिलिटी या टैक्स डिसाइड करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर है? तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कौन कौन सी उसकी आय टैक्सेबल होगी, यही पढ़ना है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, निवास स्थान के आधार पर कर भार में आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि रेसिडेंट की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, और यदि आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल। तो आइए सबसे पहले ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो साधारण निवासी होता है उसके बारे में बात करेंगे। सिंपल सी बात तो ये है कि एक साधारण निवासी ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहीं भी पैसा कमाए, चाहे वो इंडिया में कमाए, चाहे वो इंडिया के बाहर कमाए, चाहे उसकी इंडियन इनकम हो, चाहे उसकी फॉरेन इनकम हो, सब क्या होती है? टैक्सेबल होती है। सब पे ही उसको क्या करना होता है? कर देना पड़ता है। क्लियर है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में याद रखिए कि अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट आप हैं तो सबसे ज्यादा कर आपको देना है। अभी जब रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे थे तो आपको लग रहा था कि निवासी होने में बहुत फायदा है। नहीं, अगर आप निवासी हैं तो सारी इनकम पे टैक्स देना है भाई। चाहे आप कह लीजिए कि इंडिया में कमाइए, इंडिया के बाहर कमाइए, कोई भी इनकम ऐसी नहीं होगी जिस पे आपको टैक्स नहीं देना। चाहे वो इंडिया में कमाइए, चाहे इंडिया के बाहर कमाइए। अगर इनकम टैक्स एक्ट कुछ इनकम को फ्री कर देता है, उस पर आप टैक्स नहीं देंगे, एग्जेम्प्ट कर देता है। अदरवाइज चाहे वो आप इंडिया में कमाए या इंडिया के बाहर, सारी इनकम। देखिए क्या क्या लिखा है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, कोई भी इनकम जो इंडिया में पाई गई, प्राप्त हुई, आप कमाए, आपके खाते में इंडिया में पैसा आ गया। क्लियर है? आपने यहाँ काम किया इंडिया में कहीं पे भी और पैसा आपको प्राप्त हुआ, वो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। दूसरे में देखिए, कहता है कि इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, प्राप्त की गई समझी जाए। ऐसी इनकम जो प्राप्त की गई, मान ली गई है, अभी आपको प्राप्त नहीं हुई है लेकिन प्राप्त की गई मान ली जाए, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, जिसको मान लिया गया कि आपने प्राप्त कर लिया है, भले ही वो पैसा आपके हाथ में नहीं है। जैसे क्या होता है, आप किसी कंपनी के शेयर लीजिए, शेयर पे कंपनी डिविडेंड घोषित कर देती है, घोषित करने के बाद उसको बाद में पेमेंट करती है, लेकिन वो इनकम तो आपकी इसी साल की मानी जाएगी। आपके खाते में पैसा बाद में आएगा, लेकिन इनकम तो वो इसी साल की मान ली है। ठीक है? आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, पीएफ प्रोविडेंट फंड के बारे में सुना होगा। प्रोविडेंट फंड में आपका एम्प्लॉयर पैसा डालता है, ठीक है, आपका मालिक पैसा डालता है, जो भी वो पैसा डालता है वो आपकी इनकम मान लिया। भले ही वो पैसा आपके रिटायरमेंट के समय मिले, संस्था को छोड़ने के समय मिले, लेकिन आज की डेट में अगर वो आपके पीएफ में आपका एम्प्लॉयर पैसा जमा कर रहा है तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी, भले वो पैसा आपके हाथ में आया या ना। तो प्राप्त की हुई समझी जाए, यानी डीम्ड टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या है? कोई इनकम है जो आपके खाते में नहीं आई, आपके हाथ में नहीं आई, लेकिन ये माना गया कि वो आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है? मैंने एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए डिविडेंड है, कोई कंपनी है, उसमें आपने शेयर्स लगाया, शेयर्स ले रखे हैं उसके,
कंपनी को लाभ हुआ, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया पर शेयर के पीछे 2 रुपए, और वो देगी बाद में, साल खत्म होने के बाद। लेकिन वो इनकम किस साल की मानी जाएगी? इसी साल की मानी जाएगी, भले वो पैसा बाद में। पीएफ का पैसा मिलेगा बाद में, जब आप संस्था छोड़ेंगे, लेकिन संस्था तो छोड़ेंगे तब मिलेगा वो पैसा। आज आपका एम्प्लॉयर डाल रहा है तो वो इनकम, आप जब इनकम टैक्स के लिए वो आज के लिए आपकी इनकम मान ली जाएगी। क्लियर है? अब इसी के साथ मान लीजिए कि टैक्स कटता है, टीडीएस। सरकार कहती है कि कहीं से कोई इनकम आपको मिल रही है, वहां पे क्या होती है, सरकार टीडीएस काट लेती है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, एफडी पर ब्याज मिलता है, उसमें से भी टैक्स कट जाता है। वो टैक्स आपको बाद में रिटर्न होकर मिलेगा, मिलना होगा, लेकिन इनकम तो वो इसी साल की मानी जाएगी। ठीक है, तो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तीसरा लिखा है इनकम अर्न इन इंडिया। देखिए, पहला है कि इनकम प्राप्त हो, दूसरा है कि प्राप्त की हुई समझी जाए, डीम्ड टू बी रिसीव। तीसरा है इनकम अर्न इन इंडिया, जो कमाई गई हो, अगर इंडिया में पाए हैं, प्राप्त किए, तो भी इंडियन इनकम। प्राप्त की गई समझी जाएगी, डीम्ड टू बी रिसीव, तो भी इंडियन इनकम। इंडिया में काम किए हो, भले ही बाहर पा रहे हो, विदेश में पा रहे हो, उससे कोई मतलब, इंडिया में काम किए, अर्न इनकम अर्न इन इंडिया, यहाँ पे सर्विस दिए हैं, यहाँ पे काम किए हैं, बाद में वो पैसा आपको विदेश में मिलता है, तो वो भी इंडियन इनकम मानी जाएगी। दोनों में से कोई का एक काम इंडिया में होना चाहिए, या तो आपने अर्न इंडिया में किया हो, या तो आपने रिसीव्ड इंडिया में किया हो, तो आप समझ लीजिएगा कि वो इंडियन इनकम। उसके बाद डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया, ऐसी कौन सी आय है जो ये मान लिया जाए कमाई गई है, इंडिया में कमाई गई। जैसे कोई भारत का नागरिक है, भारत सरकार उसको भेज रही है विदेश में काम करने के लिए, कब वहां वो सर्विस दे रहा है, पैसा भी पा रहा है, सरकार पैसा भी दे, लेकिन वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। कौन सी इनकम मानी जाएगी? क्योंकि उसको नियुक्त किसने किया है? भारत सरकार ने न किया है। ठीक है, मान लीजिए भारतीय सेना की टुकड़ी शांति सेना में भेजी जाती है, वर्ल्ड में विश्व शांति सेना नहीं है, पीस फोर्स, उसमें अगर भेजी गई, यहाँ के लोगों को, कुछ सैनिकों को भेजा गया, वो सैलरी तो यहां से पा रहे हैं ना, वो विदेश में कहीं रहे, अगर उनको पैसा जो मिल रहा है, वो काम भी भले ही बाहर कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है वहीं पे, लेकिन वो अर्न इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, और कहता है क्या कि भारतीय कंपनी है, मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है, आपका डिविडेंड इंडिया के बाहर दे रही है, कंपनी इंडिया की है, आप उसमें शेयर ले रखे हैं, इंडिया के बाहर आपको ले आके क्या कर रही है? लाभांश दे रही है आपके खाते में, बाहर वाले खाते में पैसा। ठीक है, तो भी डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया माना जाएगा। तो एक है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अर्न इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया, इनकम अर्न और डीम्ड टू बी अर्न आउटसाइड इंडिया। चाहे आप विदेश में कमाइए, विदेश मतलब कहता है कि अगर मान लीजिए कोई इनकम है जो विदेश बाहर कमाई गई है, ठीक है, देश के बाहर कमाई गई है, वो भी टैक्सेबल है। ठीक है, या उसको बाहर मान लिया गया कमा ली गई, तो भी यहाँ पे टैक्सेबल होगी। विदेश की इनकम, आप इसको मिटा के फॉरेन इनकम लिख लीजिए सीधे, एक छोटा सा, इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिख लीजिए फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम
आप विदेश में अगर पैसा कमाए हैं वो भी टैक्सेबल है निवासी के लिए, ठीक है, चाहे विदेश में प्राप्त किए हो या कमाए हो। क्लियर है? अब आइए नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। रेसिडेंट क्लियर है ना? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, ठीक है। तो देखिए, जब आप असाधारण निवासी यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात करते हैं, सुन लीजिए, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात करते हैं तो या तो वो इंडिया में कमाया हो या फिर इंडिया में प्राप्त किया हो, या इंडिया में प्राप्त की गई समझी गई आय पर या कमाई गई आय पर, कमाई गई समझी गई आय पर, वो सब पे क्या करेगा? टैक्स देगा। साथ ही एक ऐसा बिजनेस जो इंडिया के बाहर हो लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा हो, वो भी उसके लिए टैक्सेबल है। भाई देखिए, रेसिडेंट में तो सब टैक्सेबल है, ठीक है, रेसिडेंट आपने पढ़ा, रेसिडेंट टैक्सेबल है। ये सारी इनकम जिसमें रिसीव्ड हो रहा है या अर्न हो रहा है, ये सब इंडियन इनकम है, ये भी सब टैक्सेबल है। रेसिडेंट के लिए भी, इसके लिए भी। और रेसिडेंट के लिए तो मतलब समझ लीजिए कि फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है, इसके लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं, इसके लिए इंडियन इनकम तो सब टैक्सेबल है, चाहे अर्न हो चाहे रिसीव हो, ठीक। और एक और इनकम है, पांचवी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, सिचुएटेड आउटसाइड but control from India, but management and control from is done from India। ऐसा बिजनेस जो बाहर तो है लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो वो भी टैक्सेबल, ठीक है। फॉरेन इनकम इसके लिए टैक्सेबल नहीं। फॉरेन इनकम मतलब खत्म हो गया क्या? चलिए तब कल पढ़ा है।